हेलो एवरीवन। हम लोग इन वीडियोस में ओवैस टॉप 10 एंड उसके रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में पढ़ने वाले। सो सबसे पहले ओवैस, जो कि एक्रोनिम है ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। ये एक ओपन सोर्स कम्युनिटी है तो जिसमें जो कि वेब एपीआई मोबाइल के जितने भी टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज एक्सप्लॉइटेबल वल्नरेबिलिटीज हैं वो सभी को नोट डाउन करती है, लिस्ट डाउन करती है अपने एक पर्टिकुलर ब्लॉग में। तो जो ओवैस वेब है जैसे, तो वो हर 3 ईयर्स के अंदर हमेशा रिवाइज होता है। लास्ट रिवीजन जो था ओवैस वेब टॉप 10 का, वो था 2021 में। So now next revision of OS Web Top 10 will be in 2024 year. So as I said, OWASP is an open source project, and it lists down OWASP Web API as well as mobile top 10 highly exploitable vulnerabilities. Okay, it also mentions CWEs. CWE is the acronym of Common Weakness Enumeration. So they are the numbers which are present, which are given to every vulnerability present in web, and regarding those vulnerabilities, how they can be prevented. Also, that is also mentioned in that CWE and OWASP. OWASP web updates every 3 years. Okay, so there is a link. We can go and have a look on how OWASP and vulnerabilities are arranged. Wait a minute. Okay, so this is the page of OWASP web top 10. तो इसमें क्या है, अभी इसको अगर स्क्रॉल डाउन करूंगा तो इसमें मेरे को मिलेगा फर्स्ट नंबर ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल, देन इट कम्स क्रिप्टोग्राफिक फेलियर्स, इंजेक्शन, इनसिक्योर डिजाइन, सिक्योरिटी मिसकॉन्फिगरेशन, vulnerable and outdated components, identification and authentication failures, software and data integrity failures, security logging and monitoring failures, server side request project. So all these are the categories. Okay, इन इन सभी कैटेगरीज के अंदर आपको वेरियस वल्नरेबिलिटीज और मिलेंगी जो कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करेगी। अगर मेरे को पढ़ना है कि ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल में कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज आती हैं, तो इन सब के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ओवरव्यू दिया हुआ है, कितना मैक्सिमम इंसिडेंस रेट दिया हुआ है, इसके रिगार्डिंग जितनी भी डिटेल्स हो सकती हैं वो सब दी गई है। सो एज आई सेड, मैंने भी यहाँ पे ओएस 10 के टॉप 10 के लिस्ट नोट डाउन करके रखी है, जो कि हम लोगों ने अभी जस्ट उसकी वेबसाइट में देखा। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट वल्नरेबिलिटी, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल क्या है? सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट इस तरीके से है कि मान लेते हैं आपका आप एक यूजर हो, ठीक? एक यूजर हो आप, आपके पास कुछ परमिशंस होंगी फाइल्स को एक्सेस करने का, ठीक? मान लेते हैं आपके पास फाइल है एक्सेस करने के लिए abc.txt, txt, global.txt, ओके? नाउ देयर इज वन एडमिन, और अगर लाइनक्स की बात कर रहे हैं तो इस केस में रूट आएगा, और विंडोज में एडमिनिस्ट्रेटर होता है, हाईएस्ट प्रिविलेज यूजर। तो अगर एडमिन है किसी चीज़ का, उसके पास होगा अगर रूट यूजर है तो रूट के पास होगा एक्सेस शैडो फाइल का। शैडो फाइल होती है, देन इट कम्स कि सीक्रेट, कोई एक फाइल है सीक्रेट, ऐसी सीक्रेट डॉट टी एक्स टी, ठीक? सीक्रेट डॉट टीएक्सटी का शैडो शैडो फाइल जो होती है उसके अंदर आपके जितने भी यूजर्स हैं लाइनक्स के और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के जो लॉगिन करते हैं उसमें, उन सभी का हैश पड़ा होता है, और ये फाइल होती है ईटीसी डायरेक्टरी के अंदर। तो आप एज अ नॉर्मल यूजर इन फाइल्स को एक्सेस कर भी नहीं पाओगे, ठीक? सीक्रेट डॉट टीएक्सटी मैंने एग्जांपल लिया है, कोई ऐसी भी फाइल है जिसे एडमिन एक्सेस कर सकता है और नॉर्मल यूजर नहीं।
बट कुछ ऐसी वल्नरेबिलिटी अगर किसी एप्लीकेशन में चली गई, ठीक, चाहे वेब हो, चाहे एंड्रॉइड, चाहे आईओएस, किसी भी एप्लीकेशन में अगर आपकी कोई वल्नरेबिलिटी था जिसको एक्सप्लॉइट करके अटैकर एज़ अ नॉर्मल यूज़र वो abc.txt पढ़ सकता है, रीड कर सकता है, एग्ज़ीक्यूट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, ठीक है? उसके पास है क्योंकि एक्सेस थी। global.txt इस फाइल को भी एक्सेस कर सकता है, डिलीट कर सकता है, एग्ज़ीक्यूट कर सकता है, सब कर सकता है क्योंकि उसका भी एक्सेस है उसके पास। एज़ वेल एज़ अगर वो ईटीसी शैडो जिसका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्सेस एडमिन के पास था, उसका भी एक्सेस एज़ वेल एज़ सीक्रेट जो फाइल थी, जो हमारी हम लोग ने बनाई थी, उसका भी अगर एक्सेस वो कर सकता है, देन इट्स दैट वल्नरेबिलिटी इज़ अंडर द ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। क्यों? क्योंकि यूज़र के पास एक्सेस रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है एडमिन ने कि वो ये फाइल्स को एक्सेस कर ही नहीं सकता है। वाइस वर्सा अगर देखा जाए तो एडमिन जो है वो abc.txt और global.txt को एक्सेस कर सकता है। इट इज़ द नॉर्मल सिनेरियो ऑब्वियसली, ठीक? तो ये वाला जो भी कॉन्सेप्ट है जिसमें जिसमें कि जो भी वल्नरेबिलिटी का एक्सप्लॉइट करके आप ऐसी फाइल्स जिसका नॉर्मल यूज़र को एक्सेस नहीं है, ओनली प्रिविलेज्ड यूज़र्स उनको एक्सेस कर सकते हैं, उस केस को हम लोग कहते हैं ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। यहाँ ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। तो ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल में हमारे पास बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़, बहुत सारी, ठीक? तो उसमें से मैंने जो 5 टॉप 5 या हाइली एक्सप्लॉइटेबल फाइल जो होती हैं, वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन करी है। जिसमें से फर्स्ट है लोकल फाइल इंक्लूजन, एलएफआई कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। रिमोट फाइल इंक्लूजन, जिसको आरएफआई कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी, डायरेक्टरी लिस्टिंग, इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब ऑब्जेक्ट रेफरेंस, आईडॉक, ठीक? तो ये सारी जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं, ये सारी क्या हैं, किस कैटेगरी के अंदर आती है? ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। एज़ आई टोल्ड यू जब मैंने आपको पूरा दिखाया था, ओएस टॉप 10 का पूरा चार्ट, मैंने बोला कि यहाँ पे ये सारी कैटेगरीज़, इसके अंदर बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ आती हैं। तो ये जो एलएफआई, आरएफआई, सीएसआरएफ, डायरेक्ट लिस्टिंग, ये सारी जो वल्नरेबिलिटीज़ है, ये ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल का पार्ट है, जिसके थ्रू एक नॉर्मल यूज़र जो है, वो किसी भी प्रिविलेज्ड यूज़र या फिर ऐसी कुछ फाइल्स जो नॉर्मल यूज़र एक्सेस नहीं कर सकता है, तब भी एक्सेस कर पा रहा है। ओके, सो इनको देखते हैं हम लोग प्रैक्टिकली। एलएफआई जो है, एलएफआई में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अपने अटैक बॉक्स पे जाएँगे, वहाँ पे हम लोग को एक बग सूट मिलेगा, इसको ओपन करेंगे। स्टार्ट वर्क, नो, आई डोंट वांट टू कैंसल। ओके, यहाँ पे ये वर्क ऑन हो गया, स्टार्ट। प्रॉक्सी पे जाएँगे, ओपन ब्राउज़र करेंगे। ओके, ओपन ब्राउज़र में यहाँ पे एरर दिखा रहा है, बोल रहा है कि सेटिंग्स में बर्स्ट ब्राउज़र रन बर्स्ट ब्राउज़र विदाउट अ सैंडबॉक्स, इसको करना है। ओके, सो प्रॉक्सी सेटिंग्स में गए, बर्स्ट ब्राउज़र में गए, रन बर्स्ट ब्राउज़र विदाउट सैंडबॉक्स, इसको चेक मार्क करके क्लोज़ कर दिया, अब ओपन ब्राउज़र किया। अब ये वर्क स्विच का हमारा ब्राउज़र खुल गया। इसमें हम लोग ट्राई करते हैं एक्सेस करने का डीवीडब्ल्यूए का। डीवीडब्ल्यूए आपको मैं दिखाता हूँ इंटरफ़ेस का। ये एक डीवीडब्ल्यूए का पूरा ये डीवीडब्ल्यूए का पूरा इंटरफ़ेस है। डीवीडब्ल्यूए जो है ये एक्रोनिम है डैम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन का। तो डीवीडब्ल्यूए से ये एक पूरा एप्लीकेशन बनाया गया है, वेब एप्लीकेशन पूरा बनाया गया है फॉर सिक्योरिटी रिसर्चर्स, बिगिनर्स जो वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में थोड़ा पढ़ना चाहते हैं और जिनको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करनी है इसके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे यूज़र नेम डाल देते हैं, इसका जो होता है एडमिन और पासवर्ड होता है पासवर्ड, ठीक? ये हमारा डीडब्ल्यूए खुल गया। जैसे ही हम लोग लॉगिन करेंगे डीडब्ल्यूए में, इसमें सबसे पहले डीडब्ल्यूए सिक्योरिटी टैब पे जाके इस ड्रॉप डाउन पे जाके लो करना है सिलेक्ट क्योंकि अभी हम लोग को सीखना है चीज़ें। लो सिक्योरिटी का मतलब कि
इसमें 3 सिक्योरिटी लेवल्स हैं, लो, मीडियम एंड हाई। तो लो सिक्योरिटी एकदम वल्नरेबल है, देन मीडियम में आपको कुछ चीज़ें बायपास करनी पड़ेंगी टू परफॉर्म द एक्सप्लॉइट, ठीक? वो हम लोग आगे किसी एक वल्नरेबिलिटी में देखेंगे भी, या किसी दूसरे लेक्चर में। और हाई मतलब कि एकदम ही पैच, वो वल्नरेबिलिटी एकदम पैच हो गई है, आप उसको एक्सप्लॉइट कर ही नहीं सकते हो, दैट इज़ द सोर्स ऑफ पैचिंग ऑफ दैट वल्नरेबिलिटी। सबमिट किया, जैसे ही आप सबमिट करोगे यहाँ पे देखोगे आप सिक्योरिटी लेवल जो था यहाँ पे हाई से लो हो गया, कन्वर्ट हो गया, जो कि हम लोग को करना था। यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा सिक्योरिटी लेवल सेट टू लो। अब क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे फाइल इंक्लूजन में। फाइल इंक्लूजन में इसमें देखो यहाँ पे यूआरएल दिया और यहाँ पे पूरा इंटरफेस खुल गया। यूआरएल को कॉपी करते हैं जरा, ये यूआरएल को आपने कॉपी किया, देखते हैं यहाँ पे पेस्ट हो रहा है। ठीक है, यूआरएल यहाँ पेस्ट नहीं होगा। तो ये यूआरएल से मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये एलएफआई आपको कैसे यहाँ पे पता चलेगा यहाँ पे एलएफआई है। ट्राई यहाँ पे इसलिए आप करोगे क्योंकि आप यहाँ पेज इक्वल टू इंक्लूड डॉट पीएचपी लिखा है, यानी कि ये किसी एक पर्टिकुलर फाइल को यहाँ पे इस पर्टिकुलर पेज के अंदर इंक्लूड कर रहा है अपने क्लाइंट साइड में, ठीक? एलएफआई के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसी फाइल्स जिसको हम लोग का एक्सेस नहीं होता है, उनको हम लोग ट्राई करते हैं एक्सेस करने का, ठीक? तो इनके इस केस में हम लोग भी वही करेंगे कि चलो हम ट्राई करते हैं कुछ ऐसी फाइल्स को एक्सेस करने का जो हम लोग के पास परमिशन नहीं है। माइट बी इन द बैकएंड ये कुछ ऐसी फंक्शंस को एक्सेस कर रहा हो जो ओएस लेवल पे भी चलते हैं। तो ठीक है, एक हम लोग ट्राई करते हैं, फाइल होती है ईटीसी पासवर्ड। ईटीसी पासवर्ड एक ऐसी फाइल है जो कोई भी एक्सेस कर सकता है, बट ऑब्वियसली नॉट नॉर्मल वेब यूजर्स, बट एक सिस्टम लेवल पे नॉर्मल यूजर एक्सेस कर सकता है। बट अगर हम वेब एज अ वेब यूजर हम लोग उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, तो इट वोंट सीम, बट इट विल कंफर्म कि यहाँ पे एलएफआई लोकल फाइल इंक्लूजन वल्नरेबिलिटी है। लोकल फाइल इंक्लूजन ऐसा नेम से लोकल फाइल को हम लोग इंक्लूड करा रहे हैं वेब इंटरफेस के अंदर, ठीक? तो यहाँ पे लिखते हैं ईटीसी पासवर्ड। नाउ सी, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको पूरा एक ईटीसी पासवर्ड की जितना भी डेटा था सब मिल गया आपको। ये हमारे इसका अटैक वाले का नहीं है, अटैक जो सरफेस है उसका नहीं है ये। अगर मैं टर्मिनल पे जाऊँ, यहाँ पे अगर मैं कैट ईटीसी पासवर्ड करूँ, PASSWD नॉट PASSWRD, ठीक? तो इसमें मेरे को रूट, डेमन, विन, सिन ये सब मिलेंगे यूजर्स, पोस्टग्रेस ये सब। बट इसमें मेरे को डिफरेंट कुछ डिफ़ॉल्ट यूजर्स होते हैं, बट कुछ डिफरेंट यूजर्स भी मिलेंगे मेरे को साथ में। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे SNMP, ठीक? यहाँ पे शुरू से देखते हैं रूट पे, यहाँ पे रूट है, एक फिर आता है डेमन आता है, यहाँ पे UUCP करके कोई है, फिर यहाँ www डेटा। ये जो www डेटा देख रहे हो ये एक ऐसा यूजर है जो अभी हम लोग वेबसाइट के थ्रू जब हम लोग एक्सेस करते हैं ना किसी भी चीज़ को, तो वो ऐसे www डेटा एज़ अ नॉर्मल लीस्ट प्रिविलेज्ड यूजर जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग कोई एक्सप्लॉइट वहाँ पे ट्राई ना कर पाए इसीलिए। बट यहाँ पे इस केस में हम लोग www डेटा के थ्रू हम लोग ने ईटीसी पासवर्ड को यहाँ पे इंक्लूड करा दिया। ओके, सो लेट्स सी कि यहाँ पे शैडो फाइल को इंक्लूड करा पा रहे हैं, क्योंकि शैडो फाइल जो होती है वो बहुत ही प्रिविलेज्ड यूजर्स को ही मिलती है, जैसे रूट जो होता है, एक उन्हीं को ही मिलती है। देखते हैं। ओके, यहाँ पे शैडो फाइल को हम लोग एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि एज आई टोल्ड कि www डेटा जो है वो पासवर्ड को तो रीड कर लेगा बट शैडो को नहीं, क्योंकि उसके पास प्रिविलेजेस नहीं होंगे। बट अभी जैसे मैं अटैक बॉक्स में टर्मिनल खोलूंगा तो मैं रूट हूँ उसमें, ठीक? तो उसमें मैं देखूँ चेक करूंगा तो उसमें मैं कर पाऊंगा क्या, क्योंकि मैं रूट हूँ। और आपको दिखाता हूँ कि शैडो फाइल कैसे दिखती है। जी, पीटीसी शैडो में इस तरीके से यहाँ पे एशेस मिल लग रहा है आपको, बट एशेस क्योंकि अभी सब लोग इस टैग बॉक्स से यूज़ करना है सबको, तो इसलिए यहाँ पे पासवर्ड नहीं है। बट अगर आप
पासवर्ड ऐड करोगे रूट को तो यहाँ पे आपको पासवर्ड का हैश भी मिलेगा साथ में, ठीक? व्हिच इन केस ऑफ LFI वी आर नॉट गेटिंग। ओके, सो ये हो गया हमारा पूरा कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग LFI। RFI भी देख लेते हैं साथ में। RFI का कॉन्सेप्ट क्या है कि अभी हम लोग ने ट्राई किया लोकल फाइल्स को इंक्लूड कराने का अपने ये वेबसाइट के ऊपर, ठीक? ईटीसी पासवर्ड फाइल जो थी लोकली प्रेजेंट थी सर्वर के ऊपर प्रेजेंट है वो लोकल फाइल, उसको हम लोगों ने वेब के ऊपर दिखाया, तो वो LFI हुआ। अब हम चाहते हैं कि हम ऐसी बहुत सारी स्क्रिप्ट्स जो हम लोग खुद बनाएँ और उनको इंक्लूड करवा सकें अपने इस वेब एप्लीकेशन के ऊपर। मीन्स कि जो अटैकर है, क्या वो अपना उसका कस्टमाइज्ड कोड जो है, उसको वो वेब एप्लीकेशन के ऊपर दिखा सकता है कि नहीं दिखा सकता? ये एक क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम लोग ट्राई करते हैं आरएफआई। आरएफआई में क्या होता है कि सेम जैसे एचटीटीपी, एक अदर एग्जांपल ले लेते हैं, redact.com करके कोई वेबसाइट है। उसमें उसमें जैसे अब किसी का लेते हैं पेज इक्वल्स टू और कोई एपीआई कॉलिंग हो रही है किसी दूसरे सर्वर के ऊपर, एचटीटीपी एपीआई डॉट क्लाउड डॉट ओआरजी ऐसा करके, और यहाँ पे एपीआई स्लैश v2 स्लैश समथिंग कोई डेटा आ रहा है इसके थ्रू, ठीक? ऐसे वो इस पूरे यूआरएल के थ्रू, एपीआई कॉलिंग के थ्रू अपना डेटा रिक्वेस्ट कर रहा है। ये वाली जो वेबसाइट है redact.com, ठीक? तो अब क्या है कि ऐसी जगह पे हम लोग ट्राई करते हैं आरएफआई की वल्नरेबिलिटी के लिए कि क्या ये इस api.cloud.org के अलावा भी किसी दूसरे पब्लिक सर्वर को पिंग करके उनका डेटा इंक्लूड करवा पाता है कि नहीं करवा पाता है? वो वाला सिनेरियो अब समझते हैं हम लोग कैसे। कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं। मान लेते हैं एक अटैकर के पास भी पब्लिक आईपी है। विदाउट पब्लिक आईपी यू कैन नॉट डू, या फिर इंटरनल में हो तो आप इंटरनल आईपी भी यूज़ कर सकते हैं। इंटरनल में अगर आपको वल्नरेबिलिटी मिलती है इंटरनल नेटवर्क, तो यहाँ पे आपने लिखा है यहाँ पे malicious.com/attacker.js। मैंने अटैकर ने सोचा कि चलो जावास्क्रिप्ट पे एक लिखते हैं, ट्राई करते हैं, क्या क्या पता malicious.com से वो एक्सट्रैक्ट करके redact.com वहाँ पे एग्जीक्यूट करा दे। जावास्क्रिप्ट इज़ क्लाइंट साइड लैंग्वेज, तो क्लाइंट साइड में ही होगा ये वाला काम जितना भी होगा, ठीक? तो अब क्या किया अटैकर ने कि अटैकर ने ये मैलफॉर्म रिक्वेस्ट किसी दूसरे यूज़र जिसको वो हैक करना चाहता है या किसको भी किसी कुछ करना चाहता था, अटैक करना चाहता था बेसिकली, तो उसको भेजा और उस बंदे ने अगर ये खोला और malicious.com attacker.js को पिंग लेके मतलब रिक्वेस्ट करके वहाँ पे फाइल इंक्लूड करके एग्जीक्यूट हुआ, तो इट इज़ एन आरएफआई, रिमोट फाइल इंक्लूजन। क्यों? रिमोट क्यों हुआ ये? ये रिमोट इसलिए हुआ क्योंकि ये रिमोट पब्लिक सर्वर में पड़ा हुआ है। ये लोकली नहीं पड़ा हुआ है, ये रिमोट सर्वर में पड़ा हुआ है, ठीक? दैट्स व्हाई इट इज़ आरएफआई नॉट एलएफआई। अब इस सिमिलर केस हम लोग ट्राई करते हैं अपने डीवीडब्ल्यूए के ऊपर, यहीं पे ट्राई करते हैं, चलो एलएफआई वाले के ऊपर। इसको हटाते हैं, देखते गूगल.com चलता है क्या, एचटीटीपी गूगल.com या कोई दूसरा जो पब्लिकली जो अवेलेबल है। ओके, सी गूगल.com आपका यहाँ पे लोड हो रहा है इस वेबसाइट के ऊपर। आप कभी भी अपनी वेबसाइट के ऊपर किसी दूसरी वेबसाइट का इस तरीके से लोड होना नहीं चाहोगे, ठीक? तो ये तो प्योरली ये आपने एक्सप्लॉइट किया इस वल्नरेबिलिटी को और आपने इंक्लूड किया है रिमोटली किसी भी चीज़ को। तो गूगल.com की जितनी भी क्लाइंट साइड चीज़ें थी, इनपुट बॉक्स वगैरह जितनी भी चीज़ें थी, वो यहाँ पे आपने इंक्लूड करवा ली है इसको एक्सप्लॉइट करके। अब आप क्या कर सकते हो कि अ, एक अपना अटैकर को एक पब्लिक आईपी मिली थी। पब्लिक आईपी से उसने attacker.js एंड इस पूरी के बारे में कॉपी करके विक्टिम को भेजा। विक्टिम ने जैसे क्लिक किया, उसमें जो मैलिशियस जावास्क्रिप्ट थी वो एग्जीक्यूट हुई। अब इसके थ्रू जो अटैकर है उसको विक्टिम जिसको उसने वो भेजा था यूआरएल, मैलिशियस यूआरएल भेजा था,
उसके जितने भी क्रेडेंशियल्स अगर वहाँ पे हों, कुकी वगैरह में कुकीज़ मिल सकती है, कुकी स्टीलिंग हो सकती है इसके थ्रू, ठीक है? आप कीस्ट्रोक जो भी क्लाइंट जो है, विक्टिम जो है, जो भी वो टाइप कर रहा है अपने एंड पे, वो सारी चीज़ें आपको आपके सर्वर पे मिल सकती हैं इसको एक्सप्लॉइट करके। ओके, देन सीएसआरएफ। सीएसआरएफ एक दूसरी वल्नरेबिलिटी होगी कि क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। ठीक? तो इसमें क्या होता है कि एक अगेन गेटिंग बैक टू द नोटपैड, एक मिनट इसको थोड़ा-सा सीएसआरएफ सीएसआरएफ में ये होता है कि कोई भी आप जब भी मान लेते हैं पासवर्ड आपको रीसेट करना है, ठीक? तो कैसे होता है कि आपने लिखा न्यू पासवर्ड, फिर ओल्ड पासवर्ड, सॉरी नॉट ओल्ड, यू हैव टू कन्फर्म द पासवर्ड, ठीक? बेसिकली पासवर्ड रीसेट में आपको ये दोनों फंक्शनैलिटीज़ मिलेंगी। पर अगर आपसे ओल्ड पासवर्ड नहीं पूछा उसने, डायरेक्टली न्यू पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड पूछ रहा है बंदा, जो वेबसाइट है और जैसे आप सेंड कर रहे हो, तो आपका पासवर्ड चेंज हो रहा है। देन इस केस में आपको सीएसआरएफ मिल सकता है। क्यों? क्योंकि इस केस में क्लाइंट के पास कोई नोटिफ़िकेशन नहीं आया कि डू यू वांट टू सेव चेंजेस या डू यू वांट टू चेंज द पासवर्ड, इस तरीके से, या उसने ओल्ड पासवर्ड भी नहीं पूछा। जैसे आजकल फेसबुक में पूछते हैं ना, ओल्ड पासवर्ड बताओ, फिर न्यू पासवर्ड बताओ, फिर कन्फर्म पासवर्ड बताओ, उस तरीके से। ओल्ड पासवर्ड भी नहीं आया उसके पास। ऑल्सो इसके लिए आप सीएसआर टोकन्स भी यूज़ करते हो कई सारे, बट अगर सीएसआर टोकन्स आपके रिक्वेस्ट में मिसिंग है अगर, तो उस केस में भी आप सीएसआरएफ अटैक कर सकते हो। अभी जैसे मैं आपको आइडिया देता हूँ एक सीएसआरएफ के लिए कि अगर आप इस पे जाओ, हाँ, ये सीएसआरएफ है। इस टैब के ऊपर क्लिक करो, न्यू पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड, तो मैं ए लिखता हूँ सिर्फ, ब्राउज़र पे जाके इंटरसेप्ट करता हूँ मैं, एक चेंज करते हैं तो वहाँ पे इंटरसेप्ट हो जाएगी। अब क्या जो भी रिक्वेस्ट जा रही होगी, ये रिक्वेस्ट हो गई इंटरसेप्ट। तो इसमें पासवर्ड न्यू और पासवर्ड कौन गेट पैरामीटर के थ्रू जा रहे हैं, और मैंने लिखा था ए और ए एज़ अ न्यू पासवर्ड। ठीक, तो जैसे ही मैं ये सेंड करूँगा, इसको मैं पहले रिपीटर भेज देता हूँ, सेंड टू रिपीटर एंड इंटरसेप्ट ऑफ कर देता हूँ। ठीक, पासवर्ड चेंज, डायरेक्टली उसने बोल दिया पासवर्ड चेंज, कुछ उसने पूछा नहीं कि डू यू वांट टू चेंज पासवर्ड और समथिंग। अब मैं लॉग आउट करता हूँ, यूज़र नेम लिखता हूँ, एडमिन, यहाँ पे लिखता हूँ पासवर्ड जो पहले लिखा था, तो बोलेगा लॉगिन फेल। बट अब लिखता हूँ मैं एडमिन और सिर्फ ए, तो बोलेगा हाँ, आप लॉगिन कर सकते हो, आप ऑथेंटिकेट हो चुके हो। मैं पासवर्ड फिर से चेंज कर देता हूँ, इसको पासवर्ड कर देता हूँ फिर से, पासवर्ड डिड नॉट मैच, ओके, नॉट एन इश्यू। ठीक, पासवर्ड चेंज हो गया। अब मैं आपको जो रिपीटर में मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी, मैं उसके थ्रू आपको समझाता हूँ पूरा सिनेरियो सीएसआर का। क्यों है ये वल्नरेबिलिटी, कैसे है ये, क्या है ये? अगर देखो ये पासवर्ड न्यू जो है, अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, इस कंट्रोल यू करता हूँ, ठीक, कंट्रोल यू से मेरे को इसका पूरा पेज का कोड मिल जाएगा। ठीक, ये हमारा पूरा फॉर्म है। ये जो फॉर्म देख रहे हो आप, ये वाला चेंज एडमिन पासवर्ड वगैरह, ये फॉर्म पूरा यहाँ पे पड़ा हुआ है आपका, ये कोड है उसका। न्यू पासवर्ड, चेंज एडमिन पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, ठीक। इसमें आप देखोगे टाइप पासवर्ड है, नेम जो है पासवर्ड न्यू है, पासवर्ड फॉर्म है। यही दोनों नेम्स हम लोग को रिक्वेस्ट में मिले हैं, ठीक। यही दोनों नेम्स हम लोग को रिक्वेस्ट में मिले हैं, और साथ में चेंज जो है, चेंज भी आपको मिलेगा यहाँ पे, नेम चेंज, सबमिट सबमिट बटन जो है उसका नाम चेंज है, तो वो भी आपको रिक्वेस्ट में ही मिलेगा। अगर मैं ऐसी स्क्रिप्ट लिखूँ क्लाइंट साइड में कि ये पूरा जो सेम टू सेम एकदम लिखता हूँ, ठीक, नेम इक्वल टू पासवर्ड चेंज और इस तरह कन्फर्म पासवर्ड, पासवर्ड फॉर्म, इस तरह से पूरा एक फॉर्म बनाता हूँ, उसको हाइड कर देता हूँ,
टाइप हाइड कर सकता हूँ और फिर वैल्यू भी दे सकता हूँ। मैं वैल्यू इज़ इक्वल टू इसको मैं डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू प्रोवाइड करा सकता हूँ। कैसे? दिखाते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट पे आके। इंस्पेक्ट अगर मेरे को इसको वैल्यू सेट करानी है डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ इक्वल्स टू सिर्फ़ ए किया मैंने तो यहाँ देखना वैल्यू ए आ जाएगी सीधे-सीधे। टाइप इक्वल टू पासवर्ड है अगर मैं हटा दूँ तो आपको दिखेगा यहाँ पे ए। तो मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकता हूँ इसकी। तो मैं पूरा सेम टू सेम क्लोन कर दूँ उसका कोड, ठीक? एंड उस कोड को हाइड कर दूँ और अ, वैल्यू भी पहले से सेट कर दूँ कि जैसे ही बंदा खोले फाइल, विक्टिम फाइल खोले, उस एचटीएमएल की फाइल खोले, तो इस तरीके का रिक्वेस्ट जो है जनरेट होके डीबीडब्ल्यू को चली जाए, ठीक? और जैसे ही खोलेगा बंदा उसका पासवर्ड चेंज हो जाएगा जो मैंने सेट किया होगा वैल्यू में। उसको हम लोग बोलेंगे सीएसआरएफ क्यों? क्रॉस साइट यानी कि हम लोग अपनी फाइल से एचटीएमएल की फाइल से विक्टिम जो है एचटीएमएल फाइल भी खोला उसने, ठीक? उसको कुछ नहीं मिलेगा, फॉर्म ऑटो सबमिट हो जाएगा। जैसे ही खोला उसने क्लिक करके उसको कोई कंटेंट नहीं दिखना है, सब कुछ एकदम क्या कहते हैं ब्लैंक मिलेगा उसको पेज। जैसे ही खोलेगा उसके सामने डीबीडब्ल्यू का जो पेज होगा वो खुल जाएगा, उसमें लिखा होगा पासवर्ड चेंज। और मोस्टली लाइक आपके जो वेब ब्राउज़र होता है जब, ठीक? तो उसमें आप बहुत सारे एक साथ टैब्स खोलते हो, 10-12 खुल जाते हैं कभी-कभी तो। तो क्या पता डीबीडब्ल्यू उसमें से एक खुला हो, उसका सेशन उठा के इसने उस सेशन के लिए पासवर्ड चेंज कर दिया, ठीक? अगर आपका डीबीडब्ल्यू का सेशन नहीं चल रहा है, तो उस केस में आपका वो पासवर्ड चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप किसी एक मतलब क्या कहते हैं स ये वाली जो वल्नरेबिलिटी होती है ये क्लाइंट साइड होती है सिर्फ़, ठीक? तो जब तक आपका सेशन चलेगा नहीं, तो उसको ब्राउज़र में सेशन सेव रहते हैं, तो उसको ब्राउज़र में सेशन मिलेगा नहीं, ठीक? अगर आप गूगल में सॉरी फायरफॉक्स या किसी गूगल क्रोम में आप गूगल एक जगह खोलो, अपना जीमेल खोलो, ठीक? और 10 टैब्स के बाद फिर से जीमेल खोलोगे तो आपको फिर से खुलेगा जीमेल, ठीक है? उसमें आपको ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़र नेम पासवर्ड नहीं पूछेगा। तो ये वल्नरेबिलिटी होती है सीएसआरएफ की। इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप ट्राई करना कि एचटीएमएल का कोड कैसे लिखो, ठीक? अगर आपके पास वर्क का प्रो है वर्ज़न, तो यहाँ पे एक इसमें प्लगइन भी होता है, एंगेजमेंट टूल्स में जाके जनरेट सीएसआरएफ पीओसी तो जैसे आप खोलोगे आपका सीएसआरएफ का पीओसी बना देगा, एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, उसको आप सेव करो, ओपन करो, तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। ये जस्ट टेस्टिंग के लिए होता है, सीएसआरएफ वाला जो है। बाकी कमिंग टू डिफरेंट अनदर वल्नरेबिलिटी व्हिच इज़ डायरेक्टरी लिस्टिंग। अब डायरेक्टरी लिस्टिंग क्या होती है? देखो, ये सब ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल का पार्ट है, ठीक? क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी भी ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल का पार्ट है। क्यों? क्योंकि मैं आपके ही सेशन को फ़ोर्स कर रहा हूँ, ठीक है? आपकी रिक्वेस्ट को अपनी मैंने मतलब रिक्वेस्ट को मैनिपुलेट करके सेव कर दिया एचटीएमएल में, फिर उसको फ़ोर्स करके मैंने आपको दिया, आपने खोला, जैसे ही आपने खोला आपका पासवर्ड चेंज हो गया। आई डोंट हैव द राइट टू चेंज योर पासवर्ड, ठीक? तो इसीलिए ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल मैं आपका पासवर्ड चेंज कर पा रहा हूँ, इसीलिए वो ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल का पार्ट है। कमिंग टू डायरेक्टरी लिस्टिंग क्या होता है? कई बार आप मतलब देखोगे वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट एक सर्वर पे होस्टेड है, ठीक? होस्टेड का मतलब क्या है कि पब्लिक आईपी है उसकी, हम लोग एक्सेस कर सकते हैं उसको। वेबसाइट इज़ अ सेट ऑफ फाइल्स ओनली, ठीक? वो फाइल्स आपकी पड़ी होंगी किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर। अगर आप अपाचे यूज़ कर रहे हो लिनक्स में तो आपको वो पड़ी होगी बैट www एचटीएमएल के अंदर, ठीक? तो उन फाइ फाइल्स को ब्राउज़र जो है एग्ज़ीक्यूट करता है, ठीक है? उनको वो क्लाइंट साइड में शो कराता है एज़ अ जीयूआई वगैरह, ठीक? तो ये सब एक्चुअली तो है डायरेक्टरी, ठीक? बट कई बार क्या होता है कॉन्फ़िगर नहीं होता है सर्वर आपका अच्छे से, तो आपकी जो डायरेक्टरी है पूरी, जो भी चीज़ें पड़ी हैं आपकी डायरेक्टरी में, ठीक? वो आपकी पूरी डायरेक्टरी डिस्प्ले कर देता है आपका ब्राउज़र जो होता है, रिमोट सर्वर का। इस केस में हम लोग जैसे अगर ट्राई करते हैं, इंटरसेप्ट ऑफ है, ठीक है, डीबीडब्ल्यू पे जाते हैं, इंस्पेक्ट हटाते हैं,
मैं इसको बोलता हूँ ये एक DWA की इमेज है, ठीक? मैं इसको बोलता हूँ ओपन इमेज न्यू टैब, खुल गई, ये इमेज खुल गई, ठीक? ये इमेज पड़ी होगी इस डायरेक्टरी के अंदर, फिर ये डायरेक्टरी के अंदर पड़ी होगी ये चीज़, ठीक? अगर मैं ये इमेज को हटा दूँ यहाँ से लास्ट, ये डायरेक्टरी आ गई, अब मैं एंटर मारूँ, तो ये देखो मेरे को पूरी इमेजेस डायरेक्टरी जो थी, वो पूरी शो कर दी इसने, लिस्ट कर दी। अब मेरे को जितने भी फाइल्स इस डायरेक्टरी के अंदर पड़ी हुई है, जैसे रैंडम स्टॉर्म दिख रहा है अभी, डॉलर पीएनजी दिख रहा है, लॉग पीएनजी, लॉगिन, लोगो, स्पैनर, वार्निंग डॉट पीएनजी, ये सारी फाइल्स पहले पता नहीं थी मेरे को पड़ी है, पर अब मेरे को पता है यहाँ पे पड़ी है। अगर मैं पेरेंट डायरेक्टरी करूँ तो मेरे को और चीज़ दिख रही है, जैसे CSS हो गया, इमेजेस इंक्लूड्स जेएस, अभी हम लोग इमेजेस के अंदर थे, अब मैं CSS भी देख सकता हूँ इस वेबसाइट की, हेल्प डॉट CSS, लॉगिन डॉट CSS, मेन डॉट CSS, सोर्स डॉट CSS, इस तरीके से जावास्क्रिप्ट देखनी मेरे को सारी जितनी भी है, इसमें तो एक ही है, तो मेरे को सारी दिखेंगी। मान लो हाइपोथेटिकली कई बहुत बार ऐसा भी होता है, मैंने देखा है बहुत केसेस में ऐसा भी होता है कि यहाँ पे कोई सीक्रेट करके फ़ोल्डर था, ठीक है? सीक्रेट करके फ़ोल्डर था, उसके अंदर आपके जितने यूज़र नेम, पासवर्ड जितनी पड़ी थी, वो उसमें पड़ी, ठीक? वो सीक्रेट फ़ोल्डर भी जो था, वो भी यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा, और I being the normal user, ओके? आई डोंट हैव द प्रिविलेज टू एक्सेस दैट सीक्रेट फ़ोल्डर, बट अब मैं क्या है, मेरे को पता है यहाँ पे सीक्रेट फ़ोल्डर दिख रहा है मेरे को सामने, मैं क्लिक करूँगा ऐसे ही, जैसे इन सबको एक्सेस किया वैसे मैं उसको भी एक्सेस करूँगा, और जो भी सीक्रेट डेटा था, मैं सारा एक्सेस कर पाऊँगा उसका। तो ये थी आपकी डायरेक्टरी लिस्टिंग। इसमें आपका ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल कैसे आया? मैंने आपको अभी जस्ट बताया, सीक्रेट डेटा जो है, आई डोंट हैव द अथॉरिटी टू एक्सेस दैट सीक्रेट, तो एक्सेस नहीं कर सकता हूँ मैं उसको, बट स्टिल आई एम एक्सेसिंग, दैट्स द ब्रोकन एक्सेस। नाउ कमिंग टू आइडोर वल्नरेबिलिटी। आइडोर वल्नरेबिलिटी में क्या होता है, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल का ही पार्ट है ये, जैसे कमिंग टू द नोटपैड, फिर से इसको जरा क्लियर करते हैं। एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है? http redact.com/login/account, नहीं पहले इतना रखते हैं लॉगिन, ठीक? इसके ऊपर आपको पूरा लॉगिन पेज दिखेगा एक पर्टिकुलर वेबसाइट का, ठीक? बंदा इसके ऊपर आता है, यूज़र जो है वो आता है इसके ऊपर, लॉगिन करता है, तो उसको एक नए डायरेक्टरी के अंदर ले जाता है सेशन चला के, इसके अंदर। अब इस अकाउंट के अंदर उसको जितनी भी चीज़ें हैं सारी दिखती हैं, प्लस यहाँ पे उसका ये भी आता है कि UID इज़ इक्वल्स टू H35632, ठीक? इस तरीके से उसको यहाँ पे रिक्वेस्ट दिखती है। redact.com, मान लेते हैं कि facebook.com था, ठीक? मान लेते हैं। तो फेसबुक में तो आपके पास अथॉरिटी कि आप नया एक फेक अकाउंट भी बना दो साथ में, ठीक? तो बहुत लोग करते भी हैं ऐसा, बग बाउंटी में, कि वो ट्राई करनी है उनको नई-नई चीज़ें, तो 2-3 अकाउंट्स मल्टीपल बनाते हैं साथ में, और वो चेक करते हैं कि क्या चेंजेस आ रहे हैं हमारी रिक्वेस्ट, हमारे सेशन के अंदर। तो अब मान लेते हैं सेम यूज़र जो था टेस्टिंग कर रहा था आइडॉल के लिए, या फिर नॉर्मल यूज़र के साथ में, तो नॉर्मल यूज़र का अब जो था उसका आया H356 H35488, इस तरीके से आया है यहाँ पे अपना लॉगिन करने के बाद, ठीक? तो यूज़र को लगा अच्छा, यहाँ पे यूआईडी मेरी पहले ये थी, अब ये आ रही है। फिर से उसने लॉगिन किया अपने पुराने वाले अकाउंट में, ठीक? फिर से जैसे ही उसने लॉगिन किया, तो उसको फिर यहाँ पे सेम जो पहले उसको आईडी मिली थी, वही सेम आईडी मिल गई। तो उसको लगा अच्छा, अगर मैं आईडी को चेंज कर दूँ, ठीक? तो क्या होता है यहाँ पे? तो अब उसने बोला ठीक है, आईडी को मैं 2 की जगह हटा के 1 कर देता हूँ अगर मैं, ठीक? तो क्या होएगा अब? सरप्राइज़िंगली पीछे क्या था बैकएंड में, चेकिंग नहीं थी इतनी, कोड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, वल्नरेबल कोड था आइडॉल के लिए। तो अब क्या था कि 3-1 मान लेते हैं कि यहाँ पे इस यूज़र का नाम टेस्ट 123 था, ठीक? इस यूज़र का नाम, सिंस उसने खुद ने बनाई थी, तो यहाँ पे हम लोग उसका सिमिलर नाम ही देते हैं, टेस्ट 1 दे देते हैं इसको, ठीक?
पर इस केस में अब नाम क्या आएगा, नया यूज़र खुल गया उसके लिए, रैंडम एजेंट, ये उस यूज़र का नाम देते हैं हम लोग, ठीक। S35631 जैसे ही उसने चेंज करके एंटर मारा, तो अब ये वाली फाइल, सॉरी, अब ये वाला यूज़र उसके सामने खुल गया। तो उसने कुछ लॉगिन नहीं किया, उसको यूज़र नेम पासवर्ड भी नहीं पता है रैंडम एजेंट का, ठीक। स्टिल वो उसके अकाउंट को एक्सेस कर पाता है। दिस इज़ द ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। लाइक, I being a user, I should not have the authority to access someone else's account's details. Okay, तो लाइक टेस्ट 123 जो है, वो टेस्ट 123 के बाहर जो भी जितने भी यूज़र है दुनिया भर के, वो उनका लोकल जो उनका पर्सनल डेटा है, वो उनको ना एक्सेस कर पाए, उसके लिए बहुत सारे डिफरेंट पैचिंग और मिटिगेटिंग स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक, वो ऐड किए जाते हैं कोड के अंदर। तो टेस्ट 123 सिर्फ अपने अकाउंट को ही देखे, ठीक। अब फेसबुक है, फेसबुक में आप दूसरे की प्रोफाइल पिक्चर थोड़ी चेंज कर पाओगे कभी, ठीक। वो फेसबुक का आप अकाउंट होल्डर है, वही चेंज कर सकता है अपनी। पर अगर आप किसी दूसरे फेसबुक अकाउंट यूज़र का प्रोफाइल पिक्चर अगर आप चेंज कर पा रहे हो, तो दैट्स अ ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल एक्चुअली, ठीक। आई डोंट आएगा नहीं आएगा, इट विल डिपेंड अपॉन द सिनेरियो, उस केस में क्या है, ठीक। दिस वाज द होल सिनेरियो बिहाइंड IDOR vulnerability, which is insecure direct object reference. ऑब्जेक्ट क्या हुआ इस केस में, ऑब्जेक्ट वही है जो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है, एच करके है, एच कुछ भी हो सकता है, इट्स अ पैटर्न, H1 2 3 4 से लेके, ठीक है। तो अब क्या है कि जो अटैकर है, वो उसने बोला कि मैं तो भाई H300000 से लेके H399999 तक ब्रूट फोर्स मार दूंगा, तो उसको कितने सारे अकाउंट्स मिल जाएंगे, आप बताओ, अगर उस वेबसाइट को पढ़े, ठीक, उसको बहुत सारे यूज़र्स मिल सकते हैं इसके थ्रू, ब्रूट फोर्स मार सकते हैं सीधे-सीधे। आप इसके लिए ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट्स भी लिख सकते हो वैसे। तो दिस इज़ व्हाट अबाउट हाइड्रोट इज़। ओके, सो ये ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल वाला पार्ट मेरे को लगता है आपको समझ आ गया होगा, क्या कहना चाह रहा हूँ। और बाकी जितनी भी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, क्या हैं वो, सीएसआर आप एक बार ट्राई कर लेना। ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स मैंने ये अभी दिखाया नहीं है, उसमें कोड लिखना पड़ेगा आपको वैसे एचटीएमएल का, ठीक, आप लिख सकते हो। फिर आते हैं अब सिक्योरिटी लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग। ओके, ये आपका जो पार्ट है ओवैस का, ये जो कैटेगरी है, ये जस्ट आपको ये बताती है कि जो अ, सर्वर्स हैं, ठीक, जो सर्वर्स हैं, उनमें लॉग्स जनरेट होने चाहिए, ठीक। मैंने मैंने डीबीडब्ल्यूएस सर्वर को एक्सेस किया, मैंने इसको एक्सेस किया, तो इवन मैं सिंगल क्लिक, इफ इट ओपन्स अ न्यू थिंग, इफ इट ओपन्स अ न्यू टैब और पेज, वो सब चीज़ें जो कर रहा हूँ मैं, वो सारी चीज़ें लॉग होनी चाहिए। किस टाइम पे, किस ब्राउज़र से, कौन-सी रिक्वेस्ट, किस आईपी से मैंने भेजी, वो सारी चीज़ें एज़ अ लॉग वो स्टोर हो जाएँगी सर्वर के ऊपर। लॉग्स क्यों ज़रूरी होते हैं? अगर बाद में कभी साइबर अटैक हो जाए, जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन हो जाए, फिर एसक्यूएल इंजेक्शन भी आएगा आपके आगे लेक्चर्स में, या किसी दूसरी तरीके से आपका जैसे साइबर अटैक हो जाए और उसमें आपका सर्वर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई किस टाइम पे अटैक हुआ था। तो आपके पास अगर लॉग्स नहीं होंगे, आईपी एड्रेसेस, कौन-सी रिक्वेस्ट, कब, कौन से टाइम पे, ये सब चीज़ें नहीं होंगी, तो आप कभी भी उस क्या कहते हैं, एक्सपर्ट के बारे में आप डिटेल में कभी जान नहीं पाओगे। यही पार्ट होता है साइबर फोरेंसिक्स का भी, कि वो लॉग्स को जाके एनालाइज़ करते हैं, ठीक? और मॉनिटर, हाँ, मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए साथ में। अगर देखो, अगर लॉग्स चल रहे हैं, बहुत जो बिग ऑर्गनाइज़ेशंस होती हैं, ठीक है? आईबीएम, गूगल, ये सब, इनके पास एक अलग पूरी टीम होती है बैठी हुई कि जो लॉग्स आ रहे हैं उनके पास, ठीक, उनको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना है कि उसमें कोई ऐसा एक्सप्लॉइट, मैलवेयर, ऐसा कुछ चीज़ें आ तो नहीं रही है साथ-साथ में उनकी रिक्वेस्ट के। कोई दूसरा बंदा ट्राई तो नहीं कर रहा है अटैक करने का, वो सब चीज़ें उनको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करनी पड़ती है। ओके, अब जैसे
इस मेरे पास बहुत सारे जैसे यहाँ पे स्नैप्स हैं, ये सर्वर के ही लॉग्स हैं। लोकल सर्वर मैंने एक बनाया था, उसके ही लॉग्स हैं मेटास्प्लॉइटेबल। लॉग्स ऑफ सर्वर इज़ प्रेज़ेंट इन var लॉग। आप कभी भी लाइनक्स मशीन में अगर आप सर्वर चला रहे हो, तो आपके जो लॉग्स होंगे वो var/log डायरेक्टरी के अंदर और जो सर्विस का नेम है, या तो उस फाइल नेम में होंगे या तो उस डायरेक्टरी के अंदर पड़े होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितने सारे लॉग्स पड़े हैं, अपाचे के लॉग्स पड़े हैं, हाँ, एपमर के लॉग्स पड़े हैं, एबीटी के लॉग्स पड़े हैं, ऑथ लॉग के पड़े हैं। बूट इवन जब सिस्टम बूट हो रहा है, उसके भी लॉग्स पड़े हैं सर्वर के, कि भाई बूटिंग के टाइम पे कोई एरर-वेरर तो नहीं आ रहा है, वो सब चीज़ें भी लॉग होती हैं। फिर डेमन्स हो गए, जितने भी सिस्टम लेवल के प्रोसेसर हैं, डेमन्स हैं, उनकी भी लॉगिंग हो रही है साथ में। मेल्स जितने भी हैं, उनकी लॉग्स हैं। पोस्टग्रेसक्यूएल एक पोस्टग्रेसक्यूएल इज़ ऑल्सो अ डेटाबेस, तो उस डेटाबेस में कौन-सी क्वेरी कब आ रही है, किस आईपी से आ रही है, वो सब चीज़ें भी होती हैं। लॉग, यूज़र के लॉग्स पड़े हैं, बेस एफटीपी के लॉग्स पड़े हैं साथ-साथ में। इस तरीके से होती है लॉगिंग। अब पोस्टग्रेसक्यूएल के सर्वर लॉग्स देखते हैं जैसे, तो इसमें बता रहे हैं, देखो डेट बता रहा है, क्या इस डेट को, इस टाइम पे क्या लॉग हुआ है, शटडाउन हुआ है इस टाइम पे, ठीक? तो हमें पता रहेगा कि अच्छा इसके बाद शटडाउन हुआ था और फिर उसके बाद 12:47-26 पे डेटाबेस सिस्टम इज़ शटडाउन। शटडाउन के टाइम में भी कितने सारे लॉग्स जनरेट हो रहे हैं देखो आप, ठीक? इस तरीके से आपकी लॉगिंग चलती है। फिर यहाँ पे कर्नेल के लॉग्स हैं, यहाँ यहाँ आप देखोगे कर्नेल भी था साथ में, यहाँ ये कर्नेल लॉग, कर्नेल.लॉग। तो कर्नेल के लॉग्स यहाँ पे पड़े हैं, अप्रैल 10, 12:50, 48 मेटास्प्लॉइटेबल कर्नेल, आईडी दी है यहाँ पे, क्या चीज़ हुई है, कौन-सा कमांड या फिर कौन-सी सर्विस चली है, वो सब चीज़ें यहाँ पे लॉग हुई पड़ी हैं। फिर जैसे ही आप यहाँ पे अब अपाचे 2 के सर्वर लॉग्स पे जाओगे जैसे ही, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि पूरी एक जैसे आईपी दिख रही है, यहाँ पे तो पूरी आईपी दिख रही है कि इस आईपी से 10th अप्रैल 2023 को इस टाइम पे गेट रिक्वेस्ट आई थी, जिसने रिक्वेस्ट करी थी डीबीडब्ल्यूए के अंदर पीएचपी इन्फो डॉट पीएचपी के अंदर उसने ये स्ट्रिंग भेजी थी, एसयूएच करके कुछ भी, ये स्ट्रिंग भेजी है। एचटीटीपी 1.1 प्रोटोकॉल का यूज़ करा था और सर्वर का रिस्पॉन्स 200 ओके था। इतनी डिटेल्ड आपकी लॉग्स होती हैं और ये चीज़ होनी चाहिए। अगर आपके पास ये चीज़ नहीं हो रही देन इट्स द पार्ट ऑफ सिक्योरिटी लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग का जो बग है, वल्नरेबिलिटी उसके अंडर आएगा। तो आपको कंटीन्यूअस लॉग्स एंड मॉनिटर ये सब चीज़ें करनी चाहिए। ओके, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही। हम लोग बाद में फिर से अगली ओएस टॉप 10 की वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में अगले लेक्चर में बात करेंगे।